नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका टीएनएस लाइब्रेरी के इस बुक रिव्यू शो में। रज़ा के साथ हम लोग एक बुक सीरीज चला रहे हैं और लगातार हम जो बेस्ट बुक्स हैं इस सेगमेंट की, जहाँ पे फाइनेंस मार्केट की बात की गई है, उसको आपको रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। तो 30 मिनट के अंदर एक बढ़िया सा बुक रिव्यू, जिससे आप समझ सकें कि फाइनेंशियल हिस्ट्री में क्या हुआ था और हिस्ट्री बार-बार रिपीट क्यों होती है, बावजूद इसके कि हम सब लोग धीरे-धीरे समझदार होने की कोशिश करते हैं और दावा भी करते हैं, लेकिन वही चीज़ें बार-बार रिपीट होती रहती हैं। तो ये एक समझने की कोशिश है टीएनएस लाइब्रेरी की। आज भी एक नई बुक लेके आए हैं रज़ा हमारे साथ। तो रज़ा साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। एक नई किताब और लेके आ गए हैं आप। आज बताइए किस किताब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं? नीरज जी, नमस्कार। आपके दर्शकों का भी अभिवादन। और आज जो हम बुक डिस्कस कर रहे हैं, जो पुराने ऑथर, जो साइकोलॉजी ऑफ मनी के जो ऑथर थे मॉर्गन हाउसेल, उनकी एक दूसरी बुक आई हुई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक और वाह! इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रह चुकी है ये। तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बुक का नाम है सेम एज एवर। तो इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है नीरज जी, की पिछली बुक में उन्होंने साइकोलॉजी ऑफ मनी बात की थी। इस बार हुँ, उन्होंने बात की है कि भाई जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है, बेस्ड ऑन ग्रीड, फियर, एनवी, होप, वो कैसे हर समय सेम ही रहता है। इसलिए आप देखेंगे बुक का जो टॉपिक है सेम एज एवर। तो जो हुँ, पुरानी जो चीजें हैं हिस्ट्री में जो हुई है, आदमी चेंज हुआ, सोसाइटी चेंज हुई, साइंस चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, बट अल्टीमेटली आपका जो बिहेवियर है ब्रॉडली वो सेम सेम रहता है। और अलग अलग सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस चीज को अलग अलग तरीके से इसमें बताया गया है। तो चलिए डिस्कशन इसमें अपना चालू करते हैं। और मतलब इसमें आप ये जैसे कह रहे हैं कि दुनिया कितनी बदल जाए, लेकिन इंसान एक ही जैसा रहता है, राइट? नीरज जी, बिल्कुल नीरज जी, आपको याद होगा हमने एक बुक डिस्कस की थी जो फाइनेंशियल यूफोरिया में, उसमें जॉन साहब ने क्या कहा था, आप कुछ भी कर लीजिए, स्पेकुलेशन होगा, फिर यूफोरिया होगा, फिर क्रैश आएगा, कुछ भी कर लीजिए, वो होना होना जरूरी है। सिमिलरली यहाँ पे बोलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर है, तो वो चलता रहेगा। ओके, तो सेम एज़ एवर मॉर्गन हाउसेल बड़े जी, फेमस राइटर हैं और ये लगातार लिख रहे हैं। तो बहुत बताइए सेम सब एज़ बेस्ट एवर में सेलर। पहले क्या है? जी, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, तो कुछ चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हुँ, नॉट नेसेसरली इसमें हर चीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है नीरज जी, लेकिन आप उसको एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते हैं। कई सारी इसमें कहानियां जो है बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड है। बट इसमें बेसिकली वो व्हाट ही इज ट्राइंग टू शोकेस इज कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे एक्ट करती है। और उसके बारे में कई हुँ, सारी स्टोरी, जैसे कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन्होंने बताई हुई इसमें, एक हैंगिंग बाय द थ्रेड करके। तो हैंगिंग बाय द थ्रेड का मतलब ये होता है कि बिल्कुल आप कोने पे अटके हुए रहते हैं, और कैसे ह्यूमन बिहेवियर, किस्मत की बात है, कैसे सीन चेंज हो जाता है। तो उसमें एक इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताई हुई है हैंगिंग बाय द थ्रेड में। एक बैटल ऑफ लॉन्ग आइलैंड हुआ था अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में, बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। तो उसमें मोटा मोटी ये हुआ था कि करीब करीब 10,000 सिपाही मारे गए थे, 400 शिप बर्बाद हो गए थे। जॉर्ज वाशिंगटन जो हैं, जो फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, और फाउंडिंग फादर जो अमेरिका के, तो वो फाइट कर रहे थे बैटल को। और उनको ब्रिटिशर्स ने नीरज जी क्रश कर दिया था। 10,000 उनके सैनिक मारे गए थे, 400 शिप उनकी डूब गई थी। अब हुँ, उसमें बस ये था कि उनकी एक टुकड़ी बची हुई थी, उसको खत्म करना था तो ब्रिटिशर्स को। अब हुँ, ब्रिटिशर्स जिस बोट में, जिस पे उनका जो शिप थे, उसमें जो होता है ना कि विंड के डायरेक्शन पे चलता है, हुँ, विंड का डायरेक्शन उनका साथ नहीं दे रहा था। तो जो लास्ट टुकड़ी बची हुई थी जॉर्ज वॉशिंगटन साहब की, वो उस टुकड़ी हुँ, तक पहुंच ही नहीं पाए और वो बच गए। हुँ, अब जॉर्ज वॉशिंगटन बच गए, तो आप ये समझिए उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या हुआ। आज की डेट में अमेरिका होता ही नहीं अगर जॉर्ज वॉशिंगटन उस लड़ाई में खत्म हो गए होते। तो हैंगिंग बाय द थ्रेड का मतलब ये समझिए कि एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे कैसे सिचुएशन चेंज होती है। अब उनकी किस्मत की बात रही होगी, जो उस समय उनका सेल ठीक से नहीं चल पाया, अमेरिका का फाउंडेशन होना था इसलिए नहीं चल पाया, जो भी बोलिए। एक ये हुँ, एक बिजनेस से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है जो आपको भी याद रहेगा। 2 साल पहले की बात है नीरज जी, जोमैटो कंपनी लिस्ट हुई थी, शेयर प्राइस 48 रुपए पे चला गया था, क्योंकि डिस्कशन ये चल रहा था कि यार पैसे, प्रॉफिट तो आ नहीं रहा है, पैसे बहुत बर्बाद हो रहे हैं, प्लस एक कंपनी थी ग्रोफर्स नाम की, उसको हुँ, ये टेक ओवर भी कर रहे हैं। और हुँ, किसी को उस समय भरोसा नहीं था कि भाई जो डिसीजन ले रहे हैं ग्रोफर्स को मर्ज करने का जोमैटो हुँ, में, उससे कुछ फायदा होगा। वो तब की बात थी,
₹48 शेयर प्राइस, आज की डेट में ब्रॉडली ₹300 का शेयर प्राइस। एंड इसमें आप ये देखिए कि प्राइमरीली जो वैल्यूएशन बन रही है फ्यूचर की, ज़ोमैटो की, वो किस चीज़ पे बन रही है? क्योंकि ग्रोफर्स का नाम बन गया है ब्लिंकिट, वो कंपनी मर्ज हो गई है एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी जो बन गई है वो ज़ोमैटो की इज़ ब्लिंकिट। राइट, तो करेक्ट, दिस एग्जाम्पल की भाई हैंगिंग बाय द थ्रेड, तो कैसे सिचुएशन चेंज हो जाती है, कैसे लोग डिसीजन लेते हैं और उसके बारे में आपको यानी रिएक्शन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग का। तो एक ये एक इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट था। एंड इसमें देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है बट यस, इसमें जो है रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। इसमें नीरज जी एक बड़ा बहुत ही छोटे तरीके से ऑथर ने ये बताया है कि जैसे इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, बहुत सारे प्रेडिक्शन करने वाले हैं। हर मैगजीन का या पेपर का आप देखिएगा अगले साल का प्रेडिक्शन रहता है कि अगले साल ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बोले आज तक किसी ने ना ग्रेट डिप्रेशन प्रोजेक्ट उसमें वो किया था, प्रेडिक्ट किया था, ना किसी ने कोविड प्रोजेक्ट किया, ना किसी ने लीमन ब्रदर क्राइसिस प्रोजेक्ट किया, ना किसी ने डॉट कॉम बबल बोला, ना किसी ने और जो अपना पुराना जो एलबीओ वाली क्राइसिस हुई थी 1987 के टाइम पे, किसी ने आज तक कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया है। तो उनका बोलने का ये है कि भाई रिस्क का मतलब वो होता है जो आप पूरी प्लान कर लेते हैं। आपने बोलते हम जनरली बोलते हैं ना कि आपका प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए। बोले आपने जितनी प्लानिंग कर ली उसके बाद जो होता है वो रिस्क होता है। इसी को तालिब साहब ने कहा है कि ये ब्लैक स्वान यही है कि जो दिख नहीं यस रहा वही है। जी, जो नहीं दिखता है वही है और ये प्रूव होता है इससे। देखिए इतने प्रेडिक्शन हुए आज तक, किसने प्रेडिक्ट किया है? करेक्ट। ना कर पाएंगे, ना कर पाएंगे, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है और कोई नहीं जानता है। जैसे रिसेंटली देखो, गोल्ड को लेके सारे फंड मैनेजर रो रहे हैं। क्यों नहीं बिल्कुल। प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड इतने ऊपर ना जा गया? ना 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 पता ही नहीं चला। इनफैक्ट आप मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था नीरज जी, उसमें तो कई सारे आप तो जो मिस कर गए हैं वो तो अब तो गोल्ड को बोल रहे हैं भाई बहुत बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है, गोल्ड से तो पैसे नहीं बनते। आज तक गोल्ड से पैसे कब बने, क्यों ले रहे हैं गोल्ड हाँ, आप? यानी वो कहानी भी चल रही है। तो इसके बाद की भी एक और चैप्टर है नीरज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसमें ये बताया गया है कि भाई जो बेस्ट स्टोरीज जो विन होती है, इसमें एक क्लासिक एग्जांपल। अब आपने देखा होगा जो एलॉन मस्क साहब की जो गाड़ियां है, टेस्ला जो ब्रांड है उनका, सबसे पावरफुल ब्रांड बना, बहुत थोक में बिका। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है उनको, लेकिन आप ये देखिए कि जो एलॉन मस्क की स्टोरी है, उनकी जो बायोग्राफी है, उनके जो विजन है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उन्होंने एक स्टोरी दी है, उन्होंने एक नैरेटिव दिया है मार्केट को। आज की डेट में इंडिया में भी देखिए आप, टेस्ला लॉन्च हो गई, एक दूसरी एक और भी आई थिंक वियतनामीज कंपनी आई थी। गाड़ी कौन सी बिक रही है? अगर आप ईवी में देखेंगे इंटरनेशनल वालों में, तो टेस्ला ही ज्यादा बिक रही है, क्योंकि एक ब्रांड एसोसिएटेड है। उन्होंने जो कहानी स्पिन की है, कहानी जो बनाई है टेस्ला के अराउंड, एलॉन मस्क के अराउंड। इनफैक्ट वो तो बोलते हैं ना कि उनका तो कोई पब्लिसिटी पीआर डिपार्टमेंट भी नहीं है, हम लोग तो कम्युनिकेशन वाले हैं, उसी डिपार्टमेंट वाले हैं, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अपना खत्म कर दिया। वो बोलते हैं मैं ही हूँ जो भी हूँ। एक्चुअली वो खुद ही ब्रांड है एक। वो खुद ही ब्रांड है। एग्जैक्टली वो बिल्कुल खुद ही ब्रांड है और उनके नाम पे ही धंधा चलता है। तो इसलिए जो बेस्ट स्टोरी में एक स्टोरी व्यू की है, अपने अराउंड में स्पिन की हुई है, वो स्टोरी चल रही है। तो अब जब तक चल रही है चल रही है। राइट, ये अच्छा इसमें देखिए, जो एक ब्रांड बन गया उसके बाद वो जो बोलेगा वो आपको सच लगेगा। जी, यस, मतलब बिल्कुल बीवाईडी की वो होता कार है। भी बहुत ही जबरदस्त है, चाइनीज अपने जी भारत में भी जी अब तो बिकने लगी है। लेकिन जी। नाम टेस्ला, ईवी मतलब टेस्ला, ड्राइवरलेस कार मतलब टेस्ला, क्योंकि वो ब्रांड बिल्ड कर दिया उन्होंने। आप किसी से पूछिएगा कि आपको बीवाईडी, अगर मैं आपको एक गाड़ी दूंगा, बीवाईडी दूंगा और टेस्ला दूंगा, कौन सी चाहिए आपको? 100% ऑफ द टाइम सामने वाला बोलेगा टेस्ला चाहिए मुझे तो। टेस्ला चाहिए। जी, भले प्राइस में जाके महंगी पड़े तो बाद में बीवाईडी खरीद ले या दूसरी गाड़ी खरीद ले, लेकिन खरीदेगा तो टेस्ला, क्योंकि कहानी बनी हुई है वहां पे। और वैसे ही ओके। एक नेक्स्ट चैप्टर पे जैसे हम आते हैं, तो एक बहुत ही और दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस बुक में, जो कि एक डज नॉट कंप्यूट करके, इसमें नीरज जी बेसिकली ये बताया गया है इस स्टोरी में कि कैसे सिचुएशन चेंज होता है, आप एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते, आप कंप्यूट ही नहीं कर सकते कैसे सिचुएशन चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जो लिहमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था 2008 में, आपको पता है टीयर वन कैपिटल जो होता है बैंकों का जो रखना पड़ता है, लीमन ब्रदर का उस समय बिल्कुल परफेक्ट था, परफेक्ट से भी ज्यादा अच्छा था, जो उनका रिकॉग्नाइज था कि इतना होना चाहिए बैंक की तरफ से, फेड की तरफ से, उनके आरबीआई की तरफ से जो था वो बिल्कुल था।
पिछले क्वार्टर से उनकी टीयर 1 कैपिटल भी ज्यादा थी। हम्म, अच्छा, ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट, टीयर 1 कैपिटल लीमन ब्रदर का उसमें गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका से ज्यादा था। हम्म, लेकिन उसके बाद भी बस्ट कौन सी कंपनी हुई? लीमन ब्रदर। क्या चेंज हुआ? हम्म, आपने तो सब नंबर तो पूरे रख लिए, पी रेशियो से लेके टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 सब कर लिया। चेंज क्या हम्म, हुआ? लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया था कंपनी पे। जस्ट correct, फेथ। हम्म, फेथ खत्म हुआ और आप देखिए कि उस शेयर का क्या हाल हुआ। इसके लिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूं, पता नहीं मैंने इसके पहले भी शायद आपके चैनल पे रिकमेंड किया होगा, एक मूवी है हम्म, द बिग शॉर्ट। हाँ हाँ, द बिग शॉट। इतनी क्लासिक मूवी है नीरज जी। मैं तो जब भी थोड़ा सा बोर होता हूँ ना, तो मैं वो मूवी चालू कर लेता हूँ। 10-12 बार मैं देख ही चुका हूँ आज तक मूवी को, कम से कम मैं। हर बार हम्म, उसमें एक नई लर्निंग मिलती है। बहुत ही शानदार बुक है। उसमें पूरी की पूरी स्टोरी इसकी बताई गई है। उसमें बताया गया है कि एक जगह एक जिन्होंने शॉर्ट करके रखा हुआ था उस समय यूएस मार्केट को, वो बैठे रहते हैं और कोई एक आई थिंक लीमन ब्रदर वाले कोई एक साहब बैठ के स्टेज पे कुछ भाषण दे रहे होते हैं। तो उनसे बोलते हैं आपकी कंपनी के बारे में क्या कहना है आपका? तो बोले मैं तो और खरीदूंगा शेयर, मेरे पास शेयर है हम्म, और मैं और खरीदूंगा। तो बोले हम्म, डिस्कशन चल रहा है? बोले नहीं, ये तो देखिए इनकी कंपनी तो बैठ जाएगी, प्रॉब्लम होगी, ये होगी अगर डिस्कशन चल रहा। 15-20 मिनट के बाद जब मैं डिस्कशन खत्म होता है नीरज जी, तो वो कंपनी के सीईओ वहां बैठे होते हैं, उनका शेयर प्राइस जो है 38% गिर चुका होता है उस 30 मिनट के अंदर में। उसके बाद में उस मूवी में दिखाया गया है कि हाँ, उसके बाद में एलन ग्रीनस्पैन का स्पीच रहता है, वहां पब्लिक ही नहीं बचती, पूरे के पूरे छोड़ के जा चुके होते हैं कि मार्केट 38% लीमन ब्रदर का स्टॉक टैंक कर गया है, चलिए भाई पैसे देखे, भाषणबाजी तो बाद में चलती रहेगी। हाँ। ये तो ये बात आपने जो कही ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट है कि आपको पता ही नहीं चलता चीजें कैसे बदलती। तो इसमें मैं एक अपना इनपुट देता हूँ आपको। जैसे जी, पहले जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था ना, यस, कि आप मुझे गेहूं दीजिए, मैं आपको चावल दूंगा। बिल्कुल अदला उसी बदली। को रिप्लेस किया फिएट करेंसी ने, कि भाई जी, ये सिस्टम ठीक नहीं, जो कि मेजर नहीं कर सकते, तो एक हम्म, करेंसी बनी और उसके थ्रू आप लोग ट्रेड करिए। वो करेंसी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक अंडरलाइंग एसेट है, ट्रस्ट। यस, वो एब्सोल्युटली। कागज का टुकड़ा है जिस पर भरोसा है कि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू के बराबर दूसरा सामान आप ले सकते हैं। तो किसी भी करेंसी के पीछे, किसी भी एसेट के पीछे ट्रस्ट फैक्टर है। गोल्ड क्या है? एक धातु है, जमीन यस, से खोद के निकलती है, प्यूरिफाई करके बिल्कुल। उसको एक ब्रिक बनाया जाता है, दैट इज गोल्ड। जी, उस गोल्ड के पीछे ट्रस्ट है कि साहब ये बहुत बहुमूल्य चीज है, इसलिए इसकी जी, वैल्यू है। तो गोल्ड की रियल वैल्यू कहां से ड्राइव होती है? डिस्ट्रस्ट से, मिसट्रस्ट से। जब करेंसी पे आपका भरोसा घटने लगता है, तो गोल्ड चलने लगता है। जी हाँ, आज की बिल्कुल। तारीख में आपका डॉलर पे भरोसा कम हुआ है, क्योंकि लोन बहुत ले रखा है देशों ने। तो जी, जैसे ही ट्रस्ट कम होने लगता है, इधर गोल्ड चलने लगता है। तो लोग कहते हैं गोल्ड क्यों जी, चल रहा है? गिल्ट क्यों गोल्ड चल रहा है? जी, एज ए कंटेम्परेरी सिचुएशन, गोल्ड इज ए रियल करेंसी। और उसकी अंडरलाइंग एसेट, जो लोग फंडामेंटल रिसर्च मांग रहे हैं कि गोल्ड की फंडामेंटल रिसर्च क्या है, उसकी जी, रिसर्च है करेंसी और उस पर भरोसा। ये बहुत अच्छी तरह यस, लोगों को समझना चाहिए, गोल्ड का मूवमेंट उसी से होता है। चलिए अब जी हाँ, अगला अगला बिल्कुल सही चैप्टर। कहा। जी, जी, जी। तो इसमें एक जो अगला चैप्टर है, इसमें नीरज जी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें ये हम्म, बेसिकली ये बोला गया है कि भाई आइडिया आपका कितना भी अच्छा हो, अगर हम्म, आपने उस आइडिया को स्टेरॉइड पे चला दिया, बहुत फास्ट चला दिया, जरूरत से ज्यादा चला दिया, तो कैसे एक अच्छा आइडिया भी खराब हो सकता है। तो आपको इसमें जो स्टोरी है वो स्टारबक्स की है। स्टारबक्स की नीरज जी 94 के आसपास में, 1994 में मोटा मोटी 400 450 स्टोर होते थे। उसके हम्म, बाद में बोले कि यार थोड़ा एक्सपेंशन करना है। तो हम्म, 99 99 जो 99 2000 तक उन्होंने क्या किया कि वो 625 स्टोर खोल दिए और हम्म, उसके बाद में खोलने लगे, नंबर बढ़ाने लगे। 2007 में वो आ गए कि भाई अब हमें 2500 स्टोर पर ईयर खोलने हैं। हम्म, और ये 2007 की बात है। हम्म, बूम चल रहा था मार्केट में, खोलते रहे और उसके बाद में 2008 हो गया नीरज जी। हम्म, अब ना 2008 हुआ तो आप सोचिए कि स्टॉक मार्केट उतना टैंक नहीं किया होगा, जैसे स्टारबक्स जो है वो 73% टैंक किया था पूरा उसका शेयर स्टारबक्स का, क्योंकि 2008 आ गया, मार्केट पूरा डाउन टर्न आ गया, लीमन हम्म, ब्रदर क्राइसिस हो गई वहां पे, ग्रेट अपना जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो हो गया। अब आप ये देखिए कि स्टारबक्स कितना बड़ी आइडिया, हम भी जाते हैं स्टारबक्स में कॉफी पीते हैं वहां पे, हम्म,
एक्सपैंड कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि कितना एक बढ़िया आइडिया था। लेकिन आपने जब 400 स्टोर को 600 किया, 600 के बाद सीधा आपने बोला कि भाई मैं हर साल में 13,000 स्टोर खोलूंगा वर्ल्ड वाइड। हम्म, तो जब वो हुआ तो एक आपने एक अच्छे आइडिया को थोड़ा जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, और उसके हम्म, बाद में आपको मार पड़ गई ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस की। तो जब जीएफसी हुआ, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो आपको उल्टा पड़ा। तो एक अच्छा आइडिया कैसे खराब बन सकता है, इस चीज के ऊपर में ये स्टोरी इसकी, जिसमें स्टारबक्स की एग्जैक्टली, कि स्टोरी। मतलब रबर का रबर बैंड है, ज्यादा खींच दोगे जी, तो टूट जाएगा, धीरे बिल्कुल धीरे टूट जाएगा। खींचोगे तो एक्सपैंड होगा। यस, बड़ी यस, अच्छी स्टोरी। यस। और वो जी, बेचारा, हमको लगता है स्टारबक्स अब तक उबर नहीं पाया है, वो अभी भी नहीं वो उबर नहीं पाया झटके है, अभी तक झेलता क्राइसिस चल रहता है रही है बीच वहां पे बीच जी। में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है व्हेन द मैजिक हैपेंस। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज जो बताई गई है नीरज जी, वो ये है कि भाई मैजिक तभी होता है जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। हम्म, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपको फोकस देता है, आप हम्म, स्ट्रेस में जब काम करते हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज जो बताई गई है नीरज जी, वो ये है कि यूएस में जितने भी ज्यादा इनोवेशन, हम्म, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, जितने भी नई नई चीजें आई हुई हैं, वो पूरे के पूरे स्ट्रेस के टाइम पे हुए हैं। और इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ऑथर ने दिया है कि जब वहां पे 1929 का ग्रेट क्रैश हुआ था, जब हम्म, मार्केट वहां पे गिरा था, करीब करीब 80% के करीब गिरा था बोलते हैं मार्केट उस समय। 30% अनएम्प्लॉयमेंट था वहां पे, बिल्कुल ग्रेट डिप्रेशन चला। 1930 और 1940 के बीच में नीरज जी वहां पे 40% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी कंट्री की। हम्म, इलेक्ट्रिसिटी जो 10% होता था, वो 10 साल में 50% बढ़ गया, जो ओके, इलेक्ट्रिफिकेशन जो था लोगों के घर का। और हम्म, इतनी ज्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ी, जो हम्म, पास्ट में कभी नहीं हुआ था। क्यों हुआ? हम्म, क्योंकि उस समय लोग अनएम्प्लॉयड थे। क्या हम्म, करें? तो फोकस कर रहे हैं, जो कंपनी वाले हैं वो फोकस कर रहे हैं इनोवेशन पे, वो एफिशिएंसी हम्म, इंप्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं। जो बेरोजगार हुए थे उन्होंने क्या किया जाए, वो कॉलेज जाने लगे, स्कूल जाने लगी। तो उस समय पे जो क्रॉप आया लोगों का, हम्म, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, प्लस वो कॉन्शियस था कि ग्रेट हम्म, फाइनेंशियल, वो उस समय जो जो बिग डिप्रेशन आया था यूएस में, उस हम्म, डिप्रेशन के चलते लोगों की नौकरी नहीं थी, कमाई हम्म, खाई नहीं थी, उनके पास में पैसे नहीं थे। तो जब आप एक स्ट्रेस या एक क्राइसिस सिचुएशन को फेस करते हैं, तो आपका हम्म, जो बिहेवियर होता है वो उस हिसाब हम्म, से होता है कि आप बड़ा केयर करके चलते हैं, हम्म, ज्यादा पैसे उड़ाते नहीं हैं, बड़े केयरफुल राइट, रहते हैं उस बारे में। और ऐसे ही हम्म, दो तीन और एग्जांपल इस चैप्टर में जो ऑथर ने दिए हैं, वो ये बताया है कि भाई जितने बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, वो हम्म, पूरे के पूरे ऐसे क्राइसिस के टाइम पे ही हुए हैं। वो बीट वहां पे जैसे कि रॉकेट बने हैं, जो रेडार का इनोवेशन हुआ है, एटॉमिक बम, एटॉमिक एनर्जी का हुआ है, जीपीएस का जो भी इनोवेशन हुआ, वो ऐसे ही टाइम पे हुआ है। अच्छा नीरज, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यूएस के बारे में है, वो ये हम्म, है कि जितने भी इनोवेशन हुए हैं, मोस्ट ऑफ द इनोवेशंस आर्मी और एयरफोर्स वाले बैकग्राउंड से हुए हैं। मोस्टली आर्मी के थ्रू थ्रू मिलिट्री के थ्रू हुए हैं इनोवेशन वहां पे। तो हम जितने ओके, भी इनोवेशन की बात कर रहे हैं, मोस्टली ये मिलिट्री ड्रिवन है, क्योंकि वहां पे हम्म, बजट और मैन पावर का कंस्ट्रेंट नहीं रहता है। जब क्राइसिस होती है हम्म, तो ये होता है कि भाई कोई बजट का लिमिटेशन नहीं है, कोई मैन हम्म, पावर का लिमिटेशन नहीं है, काम होना चाहिए, यस। पैसे कितने भी खर्च हो जाए, आदमी कितने भी खर्च हो जाए। सो दिस इज व्हेन द मैजिक हैपेंस, ये इसमें बोला गया है। उसी दौर में मुझे लगता है कि 55 के आसपास, जी, 1955 के आसपास यूएस में हाईवे, सड़कों का जाल बिछाया गया था। यस, और एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, वो उसी दौर का था। और जी, वो सोचिए कि उन्होंने तभी समझ लिया था कि अगर सड़क पहुंच गई गांव-गांव यस, तक, चौड़ी सड़कें, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मूवमेंट बढ़ जाएगा। जी, ये काम भारत में हुआ 1998-99 यस, में, यस, यस। जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गोल्डन लेके आया कोई। क्वाड्रिलेटरल। जी, 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 सोचा जी, जी। कितने दिन बाद वो सोचा गया कि यहाँ पे यस, हाईवे की ज़रूरत है, मूवमेंट बढ़ाने की ज़रूरत जी, है। वो वहाँ जी, 50 जी, साल पहले हो गया था। जी। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। अगला चैप्टर ये है ये तो टाइनी बिल्कुल एंड फाइनेंस से टाइनी हुँ, एंड मैग्निफिसेंट। नीरज जी, बिल्कुल ये तो बिल्कुल मार्केट से रिलेटेड है। जो शुरू में हमने जितने भी बुक्स डिस्कस किए, सब में ये क्या कहा गया है, भाई हुँ, बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटे छोटे हुँ, छोटे जो स्टेप्स होते हैं, उनके थ्रू आपका वेल्थ क्रिएशन होता है।
पैसे आपके बनते हैं। इसमें बहुत ही हम्म, इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक ही स्टोरी मैं बताऊँगा, इसमें है तो 2-3 स्टोरी, लेकिन एक ही स्टोरी बताऊँगा। एक बहुत ही बड़े आपने नाम भी सुना होगा, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं वहाँ पे, हार्वर्ड मार्क्स करके। उनकी किताब भी एक मैं पढ़ा हुआ हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आगे हम डिस्कस करेंगे मौका पड़ता है तो। तो हार्वर्ड हम्म, मार्क्स साहब ने बताया कि जब वो इन्वेस्टर थे तो उनके पास में एक इन्वेस्टर था एक उनके फंड में। तो वो इन्वेस्टर जो था कभी भी वो टॉप क्वार्टाइल जो बोलते हैं ना, टॉप के 5%, 10%, 15% कभी नहीं आया। उसकी हम्म, जनरली ग्रोथ 4%, 5%, 6% टाइप की ग्रोथ रहती थी, वो टॉप में आता ही नहीं था, वो नीचे ही रहता था। लेकिन ओके, 14 साल तक वो नीचे के क्वार्टाइल पर रहा और 14 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता गया, और वो जो हम्म, मिनिमम छोटा सा परफॉर्मेंस था उसका 4%, 5%, 6% वाला ग्रोथ वाला, उसको मेंटेन करता गया कंटिन्यूअसली। जो हम्म, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आया नीरज जी 14 साल के बाद में, तो वो उनके जो टॉप 4% के जो मैनेजर्स जो हैं, फंड मैनेजर जो रिटर्न वाले होते हैं, उनमें आ चुका था हम्म, वो। तो बेसिकली उनका कहना ये था कि बिकॉज़ वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जो रिटर्न था उसको वो कंसिस्टेंटली डिलीवर करता गया, पैसे उसने नहीं निकाले, उस पे ओके, खिलता गया और 14 हम्म, साल तक उसने कंसिस्टेंट उस रिकॉर्ड को मेंटेन किया। जब हम्म, 14 साल के बाद में आप रिजल्ट देखते हैं, तो वो टॉप आपके 5% में आ जाता है। सो व्हाट द वाह, कंसिस्टेंसी एंड स्मॉल रिटर्न्स आर द की। तो उसमें आपको ज्यादा लालच पे नहीं जाना है। आपको हम्म, छोटे रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वेल्थ क्रिएशन। चलते रहोगे तो एक दिन पहुंच ही जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। आपको नीरज जी याद है हमने एक बुक डिस्कस की थी जो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो उसमें जो गोल्ड का लेंडर जो बैंक यानी बैंक मान लीजिए गोल्ड का लेंडर है, वो क्या बोलता है मुझे कम रिटर्न आ जाए मुझे मंज़ूर है, लेकिन मेरे पैसे डूबने नहीं चाहिए, इस चीज़ के हिसाब से देखकर मैं लोन देता हूँ। यस, यार छोटा भी अगर आपका चलता रहता है ना, तो आप अचीव कर लेते हो टारगेट, लेकिन रुकना नहीं चाहिए पहली चीज़ तो। रुकना नहीं धीरे-धीरे चाहिए। जी, तो जी। इसीलिए वो टॉर्टोइस रेस विंस रेस को जीत जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये नेक्स्ट चैप्टर भाई, कैज़ुअलिटीज़ एंड परफेक्शन। अरे! ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है नीरज जी। इसमें तो हुँ, ऑथर ने बोला है कि भाई परफेक्शन के पीछे ज़्यादा मत भागिए। हुँ, भाई एक स्लो एंड स्टेडी वाला चलने दीजिए, लेकिन ज़्यादा परफेक्शन पे मत करिए। क्योंकि इसमें कई सारे बड़े-बड़े लोगों की इसमें मेंशन भी किए गए हैं, जैसे कि आइंस्टीन का लिखा हुआ था, इसमें जो मोज़ार्ट हैं जो टॉप जो पास्ट के म्यूज़िशियन रहे हैं, उनके बारे में लिखा गया है। वो सब के सब ये बोलते हैं कि भाई हमें सबसे ज़्यादा इनोवेशन और क्रिएटिविटी हमें तब आती थी जब हम हुँ, खाली वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मोज़ार्ट तो ये बोलते थे जब मैं अपने कार्ट में कैरेज जो था उनका घोड़ा वाला जो घोड़ा गाड़ी होती थी, बोले उसमें बैठ के जब एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूँ या शहर में घूम रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा नए-नए क्रिएटिव जो म्यूज़िक के टोन आते थे, जितने ट्यून जो आती थी, वो बोले उस टाइम पे आते थे। आइंस्टीन बोलते थे कि भैया मेरा जब घूमता हूँ, मैं वॉक करता हूँ। वो सुबह-शाम वॉक करते थे। बहुत लंबी-लंबी वॉक हुँ, करते थे। बोले मेरे हुँ, पूरे के पूरे जो थॉट प्रोसेस क्रिएटिविटी जो आती है, मुझे वहाँ से आती है। तो जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उनका ये बोलना था कि भाई ज़्यादा आप परफेक्शन पे मत जाइए, लेकिन आप ये देखिए कि माइंड थोड़ा फ्री होना चाहिए, आपको टाइम मिलना चाहिए, टाइम दीजिए आप। परफेक्शन पे मत जाइए और इसका एक सबसे क्लासिक एग्ज़ाम्पल तो नीरज जी है, जो परफेक्शन का जो काउंटर हुआ था। हुँ, कोविड के टाइम पे क्या हुआ? आप क्या फॉलो करते थे? जस्ट इन टाइम फिलॉसफी। 1 सेकंड हुँ, पहले सामान आना चाहिए, मैंने बनाया और आगे पास ऑन कर दिया। जस्ट इन टाइम, बेस्ट हुँ। मैनेजमेंट फिलॉसफी। कोविड के टाइम पे क्या हुआ जस्ट इन टाइम का? नीरज जी जो इनएफिशिएंट करेक्ट, फैक्ट्री वाले रहे होंगे, इनएफिशिएंट हाँ, फैक्ट्री वाले जिनके पास सामान पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, प्रोडक्ट बने नहीं है, वो तो बड़ा खुश थे, चलो ठीक है यार 3 महीने की अपने पास ये रॉ मटेरियल पड़े हैं, बना के बेचेंगे, अपने को कोई फायदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बिल्कुल एफिशिएंट फैक्ट्री थी, नई-नई बिल्कुल ब्रिलियंट वाली, वो तो बोले हुँ, सामान ही नहीं है, सामान आ ही नहीं सकता, चोक है सब चीज़, सप्लाई चेन बंद है, फिर क्या किया जाए? तो करेक्ट, ये ये काउंटर स्टोरी है कि परफेक्शन में कई बार आप जाओगे, तो कैसे हाँ। प्रॉब्लम फँस सकती है। तो इसलिए एक्चुअली परफेक्शन में क्या है ना रज़ा, जब भी कोई भी काम आप देखो, पढ़ाई-लिखाई का हो, नौकरी का हो, धंधे का हो, कुछ भी, परफेक्शन में क्या है, आप अ, एरर की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। यस, उसमें यस, टाइनी सी भी एरर आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देगी। जी। यानी अगर कोई फैक्ट्री या कोई किसी की बैलेंस शीट एकदम परफेक्ट है, कि हाँ जी। पाई-पाई का उसमें एग्ज़ैक्ट हिसाब दिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अपने यहाँ लखनऊ में कहते हैं कि चूल पे चूल बैठा दिया एकदम। अब हल्का-सा भी 1 मिली सेंटर भी आप इधर हुए, तो गए। जी, बिल्कुल।
परफेक्शन की इंतहा भी कई बार मुश्किल का कारण बन सकती है। ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है नीरज जी इसमें। जैसे कि आपको इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी में देख लीजिए आप, जो म्यूचुअल हम्म, फंड्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, 100% इन्वेस्टमेंट करके नहीं चलती। 5% से हम्म, 6%, कई बार तो 10-10%। अब जैसे एक बड़ा फंड है, आई थिंक उसमें तो फैक्ट है तो हम मेंशन भी कर सकते हैं, जैसे पराग पारिक फंड, मुझे याद है मैं पढ़ रहा था पेपर में, किताबों में, कि भाई वो तो एक टाइम पे 20% 22% कैश पे बैठे हुए थे। उन्होंने बोला मार्केट ओवर correct, वैल्यूड है, मैं नहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, आप यस उनका यस यस, रिटर्न देखिए, सबसे बात उनका जो कुछ आई थिंक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसका फ्लेक्सी कैप, परफॉर्मेंस हाँ, कितना अच्छा, यस कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, रहा है, क्योंकि जबकि सबसे ज्यादा वो फंड पे बैठे हुए थे कैश पे। हाँ, है कि नहीं? अरे अपने दादा वरुण बुफे साहब $300 बिलियन अरे कैश पे बैठे हैं। नीरज जी, वो तो आप ये बात तो छोड़ ही दीजिए, $300 के कैश में बैठे हैं, लगा ही नहीं रहे। मतलब वो तो गजब करे हुए हैं कि क्या कर रहे हैं वो। यानी चलिए आप अगला तो चैप्टर अब जी आएगा, कीप रनिंग, जी, दौड़ते रहो। हम्म, दौड़ते रहो में नीरज जी, इसमें दौड़ते रहो वाली बात नहीं, इसमें समझने की जरूरत ये है कि हम्म, दौड़ते रहो यानी कीप इनोवेटिंग, कीप ऑन डूइंग समथिंग न्यू, कीप ऑन चेंजिंग। इसमें ये हम्म, कहा गया है नीरज जी कि जैसे आपने देखा होगा, नोकिया की कहानी लीजिए, जीरोक्स की कहानी लीजिए, सीएस की ले लीजिए, यूएस की जो कंपनी थी, जनरल मोटर्स की लीजिए, टॉप ऑफ द हम्म, गेम थे अपने टाइम पे, राइट, टॉप ऑफ द गेम थे। लेकिन उसके बाद में आज की डेट में इनसे पूछा जाए तो आज की डेट में कोई कंपनी नहीं दिखाई देंगी आपको सामने, बिल्कुल हम्म, बॉटम ऑफ द हीप मिलेंगी, या कई सारी कंपनियां है ही नहीं। हम्म, क्या हुआ, ये जब टॉप ऑफ द गेम पे थी तो हम्म, इन्होंने इनोवेशन बंद कर दिया। नोकिया 75-80%, जहां तक मुझे आइडिया है, मार्केट शेयर था उनका, राइट, खत्म। जीरोक्स तो परमानेंटली खत्म हो गई एकदम। हम्म, तो इसमें नीरज जी ये बताया गया है कि जब आप टॉप पे होते हैं गेम पे, हम्म, तो आपको होता है उससे थोड़ा मुगालता। जो मैंने बोला था पहले, मुगालता मत पालिए वाली बात, कि भाई हम तो जेम्स बॉन्ड हो गए, अब हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। हम्म, उससे आपको आता है नीरज जी एरोगेंस। हम्म, एरोगेंस के चलते आपको लगता है मैं गलती कर ही नहीं सकता। आप गलती नहीं कर सकते, तो जो दूसरा कर रहा है मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो इनोवेशन कर रहा, क्या बच्चा है कल का, क्या कर लेगा। हम्म, हम्म, भाई अगर सैमसंग ने 2 सिम कार्ड ट्विन सिम वाले फोन ले आए, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मार्केट लीडर हूं। हम्म, अब उसके बाद में आप कंपटीशन को रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, खुद भी स्लो हो जाते हैं, और कॉम्प्लेसेंसी आपके अंदर में आ जाती है विथ एरोगेंस। और बताऊं मैं, उसमें एंडलेस जी, स्टोरीज हैं। हाँ जी, कोडक जो कैमरे हाँ, का आविष्कारक है, बिल्कुल बिल्कुल, आज वो है ही कंपनी की खत्म, हालत। खत्म, खत्म। ब्लैकबेरी फोन एक जमाने में प्रेस्टीज का इशू था कि मेरे पास ब्लैकबेरी है, जी, बटन दबाओ दबा के करते थे यस वो यस, जूते का तल्ला जैसा फोन का शक्ल थी। मतलब मैंने खुद लिया है कि अरे यार ये जी, फोन बहुत बढ़िया है, ये वो कहाँ गया ब्लैकबेरी। टच बिल्कुल स्क्रीन खत्म, में इतने भाग गया कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। यस। इनोवेशन इज द की। आप सुन नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। ब्लॉकबस्टर, नेटफ्लिक्स बिल्कुल, आ गया। यस यस। और नीरज जी, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो बताई गई है, जो ऑथर हम्म, ने लिखी है, वो ये लिखा हुआ है कि जो एक पैरानोइया होता है, आप जब एक बिजनेस में आते हैं, टॉप की हम्म, तरफ मूव कर रहे हैं, एक आप में पैशन होता है, आप में एक हम्म, कमिटमेंट होती है, वो पैरानोइया, वो कमिटमेंट, वो हम्म, आपकी खत्म हो जाती है जब आप टॉप पे चले जाते हैं। राइट, और देन द कॉम्प्लेसेंसी सेट्स इन, ह्यूब्रिस बोलते हैं जैसे इंग्लिश में बोला जाता है। हम्म, एक बार हम्म, ह्यूब्रिस सेट हो जाता है, दैट बिकम्स द रीजन फॉर योर डाउनफॉल। हर किसी का होता है। हम्म, अभी जैसे एक हम टेस्ला पिक्चर आई, की बात, जी। उस हिंदी पिक्चर का नाम था डरना जरूरी है। तो उसमें एक वर्ड आगे जोड़ लो, कभी कभी डरना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। आप और एकदम खास, निडर हो गए तो फिर मुश्किल है। नहीं नीरज जी, अगर आप टॉप ऑफ द गेम हैं तो आपको हाँ, डरना बहुत जरूरी है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हम्म, जो इंटेल के जो ग्लोबल सीईओ होते, चेयरमैन होते थे, उनका नाम था एंडी ग्रोव। उनका बड़ा हम्म, फेमस कमेंट है कि ओनली द पैरानॉइड्स सर्वाइव। जो पैरानॉइड बिल्कुल, रहेगा वही सर्वाइव करेगा। हम्म। उनकी खुद की कंपनी देखो ना। एग्जैक्टली, इंटेल को आज एग्जैक्टली, व्हाइट हाउस की मदद की जरूरत पड़ गई, जबकि इंटेल जी इनसाइड वो आपके हर लैपटॉप में लिखा रहता था। आ जी गया है। जी, तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
अरे एक चैप्टर और अभी रुको, एक चैप्टर और हम लोग कवर करते हैं। ये है आपका लास्ट चैप्टर, ट्राइंग टू जी, हार्ड। जी, जी, जी। अच्छा, इसमें नीरज जी ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपने याद दिलाया और मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था। ट्राइंग टू हार्ड में ये बोला गया है कि भाई ज़्यादा ट्राई हार्ड नहीं करना चाहिए। हाँ। जैसे और इसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंस की बात आती है कि भाई उसमें भी अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट किया, आपके रिटर्न ठीक आ रहे हैं, आपने यू अलाउड कंपाउंडिंग टू वर्क, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो यू विल बी एबल टू क्रिएट वेल्थ फॉर योरसेल्फ। अगर आपको याद होगा जो वॉरेन बुफे साहब के जो पार्टनर होते थे चार्ली मुंजर, तो चार्ली मुंजर साहब ने बोला था कि कुछ भी करो लाइफ में, कंपाउंडिंग को मत रोकना। व्हाट ही मेंट बाय कंपाउंडिंग को मत रोकना है कि अगर एसआईपी चल रही है चलने दो, अगर आप सेविंग में करके पैसे डाल रहे हैं किसी फंड में, किसी सेविंग के लिए, आप इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे रोकिए मत, बिकॉज इफ यू स्टॉप कंपाउंडिंग देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और आपको पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बिहेवियर अगेन, डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है डॉक्टर साहब, इसमें नीरज जी आपको बताऊं मैं, एक बहुत पुरानी स्टोरी है, रियल स्टोरी है। उसमें बताया गया कि पास्ट में 19th सेंचुरी में एक डॉक्टर थे, बड़े रिनाउंड डॉक्टर, और उनका एक शागिर्द डॉक्टर था। तो एक बार चेकअप के लिए गए, कुछ नॉर्मल परेशानी हुई थी, तो शागिर्द डॉक्टर ने चेक किया, बोले कि कुछ नहीं, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि यार अब तो शागिर्द डॉक्टर से तो बात कर ली, चलो बड़े डॉक्टर से भी बात कर ले। बड़े डॉक्टर के पास गए, बोले नहीं यार प्रॉब्लम हो सकती है, तुमको ये प्रॉब्लम है तो तुम ये 4-5 चेकअप करवाओ, ये 6-7 जो है ये पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, हमको देखना पड़ेगा। उन्होंने सब चेकअप करवा लिया, देख लिया, टेस्ट करवा लिया, सब करवा लिया। अल्टीमेटली जो बड़े डॉक्टर साहब थे उन्होंने बोला कि नहीं यार, वो मेरा जूनियर जो बोल रहा था वो ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसकी इसका जो सार है वो ये है कि ज्यादा आप ट्राई करते हो, ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप ज्यादा अपना नॉलेज को ज्यादा आप लगाने लग जाते हो जहां नहीं लगाना चाहिए, तो देन यू क्रिएट कॉम्प्लिकेशन। सो थिंग्स आर सिंपल, सिंपली ज्यादा अच्छा रहता है। और ये जो तो इसको सिंपल भाषा में कहो ना, अब इतना पॉलिश लैंग्वेज बोलो, 1.5 अकल नहीं लगाने का। हाँ, डेढ़ अकल नहीं लगाना, डेढ़ होशियार नहीं बनना है ज्यादा। जो है आपको दिख रहा है, हाँ आपको लगे कि हाँ प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, तो फिर आप डेढ़ होशियारी दिखाइए, बट अदरवाइज आप डेढ़ होशियारी मत दिखाइए, बिकॉज थिंग्स आर सिंपल एंड थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट सिंपली। आप इसमें ज्यादा, आपको इसलिए बोला कि ट्राइंग टू हार्ड, बोले ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने नींद हराम कर ली अपनी, वो नहीं करना है हाँ, आपको। इसका एक मतलब ये भी है कि इतना ज्यादा आप किसी चीज पे रिलाई करने लगे कि नहीं यही अंतिम सत्य है और 100% जी, उसी में अपना इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हाँ रिस्क तो जी, आ गया। जैसे ही आपने जी, 100% किया, आपने अपना अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। खुद तो अच्छा, क्रिएट कर ये लिया। क्या मैं कह सकता हूँ कि इस किताब के इतने सारे चैप्टर पढ़ने के बाद कि नेचर करेक्ट्स इटसेल्फ। जी, जहां पे एक्सेस किया आपने किसी चीज का, तो प्रकृति, नियति या कुदरत, जो भी आप नाम दें, वो आपको ठीक कर देगी, राइट? बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, अति कर दी थी तो कोरोना आया। जो जी, वेट मार्केट था चाइना का, उस वेट मार्केट ने अति कर दी थी। जो यस, आ गया था, यस, चमगादड़ से यस, आया, बिच्छू से आया, उल्लू से आया, जहां से आया। लेकिन जहां भी आप अति करोगे किसी चीज की, वो नेचर अपने आप आपको करेक्ट कर देगा, ऐसा हाँ तो लगता है। नीरज जी, अभी जैसे बात चल रही है कि भाई गोल्ड धड़ाधड़ धड़ाधड़, सिल्वर भी धड़ाधड़ गिर गया। अब अति हो गई थी पिछले एक आध महीने के अंदर में, एक हफ्ते के अंदर अति हो गई यस, थी, तो यस, ठीक है, थोड़ा सा वो अपने आप ही नेचर करेक्ट कर देता है उसको। करेक्ट। जो कहते हैं ज्यादा उड़ो ना, नहीं तो पर हाँ जी, फट जाएंगे तुम्हारे। नीरज जी अपने तो पुराने पुराणों में और अपने जो जितने भी हैं पुराने लिटरेचर, उन्हें कहा गया ना, अति सर्वत्र वर्जते। बस, हाँ। अति का भला न बोलना, अत की भली न चूक, अध का जी, भला न बरसना, अध की भली न धूप। किसी चीज का एक्सट्रीम जैसे ही आप करोगे, तो गोल्ड वो सिल्वर में उसका चार्ट देखो, आप 90 डिग्री पे खड़ा है, वर्टिकल। मतलब वर्टिकल एकदम। तो नेचर ने अपने आप उसको करेक्ट कर दिया। नेचर ने अपने आप को ठीक किया, ये उसको बड़ी किया। इंटरेस्टिंग चीजें इसमें है। मतलब मध्यम मार्ग इज ऑलवेज बेटर। ऑलवेज, ऑलवेज, आराम से स्लोली चलिए, स्लोली आप शांति से चलिए। 60 जी, डिग्री पे चलते रहिए, तो आप जी, टारगेट भी अचीव करेंगे, रिस्क भी कम लेंगे। सस्टेनेबल होता है नीरज जी, वो सस्टेनेबल है। राइट। हाँ, मतलब पूरी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो या सिर्फ एक दिन,
चॉइस जी, इज योर्स। चॉइस इज़ योर्स। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके, तो ये भाई सेम एज एवर बहुत ही दिलचस्प किताब है और इसमें वो सब कॉमन पार्लेंस की चीजें आपको बताई गई हैं कि और एग्जाम्पल के साथ सब दिया गया है कि भैया देखो, ज्यादा उत्साही या घमंडी हो गए तो कोटक बन जाओगे। जी, कोई रोक नहीं बिल्कुल। पाएगा। थोड़ा नरम बने रहोगे, सॉफ्ट बने रहोगे, इनोवेशन करते रहोगे, मेहनत भी करते रहोगे, सुनोगे भी दूसरों की, तो जी, आप अच्छे से सस्टेन और सर्वाइव करोगे। तो बिल्कुल। ये है इस किताब का की सार, जर्नी और इस किताब की क्या कहें इसको, लर्निंग्स। तो जी, दोस्तों मकसद इस किताब का रिव्यू को ये था, हम लोगों ने जब चूज़ किया कि यार ये वाली किताब आप पढ़ के करो, तो टारगेट ये था कि एक्सुबरेंस जब भी आएगा, इक्विटी मार्केट में आएगा तो भी वही होगा, गोल्ड में आएगा तो भी वही होगा, या डेट में आएगा तो भी वही होगा। जब बहुत ज्यादा आप डेट ले लोगे, मैंने एक शो में मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि जब आप डेट लेते हैं ना तो आप अपनी गरीबी के दस्तावेज में साइन करते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से, क्योंकि जितनी कंपनियां आज तक बस्ट हुई सब डेट के कारण ही हुई। जी, तो यस, प्लीज बी वेरी अवेयर कि किसी चीज का एक्सट्रीम, जबकि डेट जो है वो एक ग्रोथ कैपिटल मानता हूं मैं, लेकिन कितनी इफिशिएंटली उसको आप मैनेज करते हैं ये आपके कैलिबर पे है। ओवर कर लोगे तो चाहे जितने बुद्धिमान हो नहीं कर पाओगे। आपके नोएडा की एक बड़ी कंपनी है जो सीमेंट बनाते थे, ओवर लेवरेज के कारण वो हाँ, खत्म हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। वो जॉन जॉन गिलबर्ट साहब ने क्या बोला नीरज जी, लेवरेज बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो रिवर्स लेवरेज मारता है, तो यस। आदमी बिल्कुल औकात पे आ जाता है। तो बड़ा मजा आया भाई ये किताब पढ़ के भी, और हम लोगों ने पढ़ लिया साथ में बैठ के किताब, और आपके लिए भी था कि 25-30 मिनट में हमने ये पूरी किताब की समरी आपको रख दी। किताब भी पढ़िए आप, मैं ये किताब पढ़ने से आपको नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन समय नहीं है तो ये शो आपके लिए बनाया गया है कि 30-35 मिनट में आपको पूरी किताब का जिस्ट बता दिया गया और रिफ्रेश करा दिया गया। और जो सबसे पहले एपिसोड में हमने कहा था कि मेमोरी कैन ओनली सेव यू। आप भूलने की जो बीमारी है ना, उसमें जी, आपको अगर याद रहेगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है, होता है, तो ही आप बच पाओगे, अदरवाइज तभी बच बहुत मुश्किल पाएँगे। होगा। तो रजा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, इस चर्चा को हम लोगों ने किया। अब आप अगली किताब पढ़िए, हम लोग उसकी तैयारी करते हैं और फिर से एक धांसू किताब के साथ आपके सामने जी, पेश होंगे। तब तक देखते रहिए टीएनएस लाइब्रेरी द एंड शो, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यही समझ लीजिएगा हमारी फीस है इस किताब को सुनाने की। थैंक यू सो मच रजा। थैंक यू नीरज जी।